अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, जैसा कि हमने पहले वीडियो बनाई थी और उसमें हज 2026 के अनाउंसमेंट का हमने पूरा उसके ऊपर आपको बताया था उसके बारे में, और जो भी फॉर्म भरने से मुताल्लिक गाइडलाइंस थी उसके बारे में भी बताया था वीडियो में। और हमने बताया था कि हज 2026 की पॉलिसी का अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा, और जैसे अनाउंसमेंट होगा हम उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो लाएंगे। तो पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो चुका है और उसी पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। पॉलिसी के अंदर सब चीज़ें तकरीबन वही हैं, कुछ चेंजेस हैं जो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखता हूँ। और असल में थोड़ा सा वीडियो ये लंबी हो जाएगी, इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं वीडियो के अंदर, कम से कम 13 पेज में ये है पूरा, और वन बाय वन मैं आपके सामने इसकी वजाहत करता हूँ। पहला तो इसमें यही है पॉलिसी के अंदर के जो कोटा होता है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो कोटा अलॉट किया जाता है, वो कोटा उसका 70% हिस्सा हज कमेटी अपने पास रखती है। इस साल हज 2026 में है, और 30% कोटा जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया जाता है। टोटल हज कोटे का 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया और 30% प्राइवेट टूर वालों को मिलेगा। इसी तरह से पॉलिसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, वंस इन अ लाइफ टाइम हज थ्रू HCOI, दोज हु हैव परफॉर्म्ड हज अर्लियर थ्रू HCOI विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। इसमें यही है कि भाई हज कमेटी का अपना कानून है, आप लोगों की नॉलेज में भी होगा, ये पुरानी चीज़ है कि ज़िंदगी में आप एक ही बार हज कमेटी से हज कर सकते हैं। उसमें यह है कि दो कंडीशंस हैं। अगर आप हज कमेटी से हज कर चुके हैं तो सिर्फ दो ही चांस बचते हैं आपके पास, दो ही तरीके बचते हैं जाने के। या तो आप किसी 65+ के कंपेनियन बन के जा सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसी लेडीज़ के महरम बन के जा सकते हैं जिन्होंने पहले हज नहीं किया हो। हज कमेटी का पहले कानून आया था कि 5 साल में सिर्फ एक बार आदमी हज पे जा सकता है, फिर 5 साल के बाद दोबारा जा सकता था। उसके बाद वो कानून 10 साल के लिए हुआ कि 10 साल में एक बार जा सकता है, और अब हज कमेटी ने उसको वंस इन अ लाइफ टाइम कर दिया है, यानी आप सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार हज कर सकते हैं। सिर्फ दो कंडीशंस हैं जिनमें आप जा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, या तो 65+ के कंपेनियन बन के जा सकते हैं, या फिर किसी ऐसी लेडीज़ के महरम बन के जा सकते हैं जिन्होंने पहले हज नहीं किया हो। इसी तरह से तीसरी एक चीज़ उसमें हज सुविधा ऐप के बारे में बताई गई है कि हज सुविधा ऐप को हाजी को चाहिए कि अपने मोबाइल में रखें, और उसके अंदर क्या नाम है, आपके फ़्लाइट के ताल्लुक से और सारी चीज़ों के ताल्लुक से स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आगे बढ़ेगा सिस्टम, उसकी अपडेट्स आती रहेंगी। चौथा पॉइंट है इसके अंदर के अवेलेबिलिटी ऑफ हज एप्लीकेशन फॉर्म्स। द हज एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी फिल्ड एंड सबमिटेड बाय पिलग्रिम्स ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया और थ्रू द हज सुविधा ऐप। यही है कि भाई मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए से, हज सुविधा एप्लीकेशन के ज़रिए से भी आप अपना हज का फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आप हज कमेटी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह से पांचवा एक पॉइंट इन्होंने इसमें दिया है कि एलिजिबिलिटी फॉर हज एज पर सऊदी गाइडलाइंस ऑन एलिजिबिलिटी टू परफॉर्म हज और उम्रा, हज पिलग्रिम्स शुड बी फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल, फिजिकल, बिहेवियरल एंड मेंटल। यही है कि हज पे जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यही सब बातें हैं कि आप फिजिकल फिट हों, फाइनेंशियल आपके पास मतलब इस्तेताअत होनी चाहिए, और मेंटली बिल्कुल फिट हों आप, कोई इसके अंदर आपकी परेशानी ना हो, मतलब यही है, सेहत के ताल्लुक से हैं चीज़ें। और मुसलमान होना चाहिए, यही सब चीज़ें हैं, और इंडियन होना चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं हज कमेटी के थ्रू। और कौन लोग नहीं जा सकते वो भी इसके अंदर है कि जिनके पास मशीन रीडेबल पासपोर्ट नहीं है वो लोग एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए, वो नहीं जा सकते। इसी तरह से जो पहले हज कर चुके हैं हज कमेटी के जरिए वो लोग हज पे नहीं जा सकते। इसी तरह से उसी के अंदर एक तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया है कि जो लोग सीरियस मेडिकल कंडीशन में हैं, बड़ी बीमारी में किसी मुलव्वस हैं, तो वो भी नहीं जा सकते। एक इसी के अंदर में इन्होंने दिया है, चौथा पॉइंट है कि लेडीज़ विदाउट महरम एक्सेप्ट अलाउड कैटेगरीज। लेडीज़ विदाउट महरम नहीं जा सकती, लेकिन उनके लिए कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें वो जा सकती हैं, एक पॉइंट ये है। इसी तरह से 12 साल से जो कम के बच्चे हैं उम्र के, वो भी नहीं जा सकते। और एक छठी चीज़ इन्होंने बताई है कि एडवांस प्रेगनेंसी स्टेटस, यानी जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी है और वो प्रेगनेंसी के आखिरी मराइल में हैं, वो भी हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, वो नहीं जा सकती। और एक 7वां पॉइंट और है, कोर्ट से जिनके ऊपर बैन लगा हुआ है, जिन लोगों पर मुकदमात वगैरह होते हैं, और वो मुकदमा ऐसा है कि कोर्ट ने उनके ऊपर बैन लगा दिया है कि आप विदेश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोग हज के लिए नहीं जा सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, पॉलिसी की छठी लाइन है लेडीज़ विदाउट महरम, इसको LWM लिखते हैं हज कमेटी शॉर्ट में, लेडीज़ ट्रैवलिंग विदाउट देयर महरम, लेडीज़ एंड एज्ड अबव 45। ये यही है कि 45 साल से ज़्यादा की जो औरतें हैं और उनका मसलक अगर उनको इजाज़त देता है कि वो बग़ैर महरम के ट्रैवल करें, तो वो ट्रैवल कर सकती हैं। उनके शर्त ये है कि वो चार लेडीज़ का ग्रुप होना चाहिए उसके अंदर, और ये लेडीज़ का ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म भरते वक्त 4 ही लेडीज़ बनाएं,
इसको हज कमेटी बनाकर देगी, आप अपना अप्लाई कर सकती हैं। ये लेडीज़ विदाउट महरम का है। और इसी तरह से 65 प्लस के लिए भी शर्त है कि 65 प्लस की जो लेडीज़ होंगी विदाउट महरम, उनके साथ 40 से 60 साल के बीच की कोई फीमेल कंपेनियन का होना ज़रूरी है। ये लेडीज़ विदाउट महरम की कंडीशंस हैं। इसी तरह से 7वां पॉइंट है पॉलिसी के अंदर एक कवर साइज एंड फैमिली रूल्स। द साइज ऑफ द कवर शैल बी मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 5 adults. If the number of family members exceeded 5, applicants should be made in more than one cover. यही है कि भाई कवर, हज कमेटी का अपना एक निज़ाम रहता है, जो लोग जानते हैं उसमें वाकिफ होंगे कि एक कवर साइज होता है, यानी एक कवर में, यानी अगर एक फैमिली के 4 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, या मैक्सिमम एक कवर में यानी एक फाइल में मैक्सिमम 5 लोग जा सकते हैं। अगर किसी फैमिली के 10 लोग हैं या 6 लोग जा रहे हैं तो वो एक कवर में नहीं आ सकते एक साथ। 10 को डिवाइड होना पड़ेगा, या तो 5-5 के 2 कवर बनेंगे यानी 2 फाइलें बनेंगी, या फिर वो 4 और 4 का 2 सेटअप बना लें, 8 कर लें और 2 लोग अलग कवर में हो जाए, इस तरह से हो जाए। कुल मिलाकर के यही है कि मैक्सिमम जो एक फाइल में लोग आ सकते हैं वो 5 लोग आ सकते हैं एक फैमिली के, और वरना फिर उनको दूसरा कवर अपना बनाना पड़ेगा। और इसी के ज़िम्न में उन्होंने ये भी तस्करा किया है कि सिर्फ फैमिली के जो मेंबर्स हैं यानी रिलेटिव्स हैं आपके आसपास के, वही लोग एक कवर में हों। उसके बाद ये ना हो कि बिल्कुल अननोन आदमी को आप अपने कवर में शामिल कर लें। ऐसा करने के लिए हज कमेटी आपको सजेस्ट नहीं कर रही, मना कर रही है, ठीक है। इसी तरह से पॉलिसी के अंदर जो 8वां पॉइंट है वो है 65 प्लस सीनियर सिटीजन्स के लिए, कि जो 65 प्लस हमारे एप्लीकेंट्स हैं, हाजी लोग हैं, आज़मीन हज हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए रिजर्व कैटेगरी का हज कमेटी ऑप्शन देती है। लेकिन उसमें शर्त यही है कि उनके साथ एक कंपेनियन होना लाजमी है। 65 प्लस आदमी अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, अकेले हज यात्रा पे नहीं जा सकते, उनके साथ एक कंपेनियन होना ज़रूरी है। वो कंपेनियन कौन होगा? उनका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, दामाद हो सकते हैं, पोता हो सकता है, भतीजा हो सकता है, और ETC लिखा हुआ है एटसेट्रा। ये मतलब उसमें जब हम फॉर्म फिल करते हैं वेबसाइट पर तो उसमें वो लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन लोग आपके कंपेनियन हो सकते हैं। और कंपेनियन की एज 60 माइनस होनी चाहिए, ये इसमें एक खास पॉइंट है। 65 प्लस वाला बंदा अकेले ट्रैवल नहीं करेगा, अकेले हज यात्रा पे नहीं जाएगा, उसके साथ कंपेनियन होना चाहिए। कंपेनियन में क्या क्या रिश्तेदारियां हैं वो सब इसके अंदर लिखी हुई हैं और वेबसाइट पर भी मौजूद है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप अपनी रिश्तेदारी सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, 65 प्लस के साथ 60 बिलो होना चाहिए, यानी अगर कोई 61 साल का बंदा है तो वो 65 प्लस का कंपेनियन नहीं बन सकता। हस्बैंड वाइफ के केस में बन सकता है, बाकी उसके अलावा नहीं बन सकता। इसी तरह से पॉलिसी के अंदर जो ये 9वां पॉइंट है सीट एलोकेशन प्रोसीजर है कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी वाइल अलॉटिंग सीट्स ऑफ ईच स्टेट द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विल बी 165 प्लस अबव है, और कैटेगरी इंक्लूडिंग लेडीज विदाउट मैरम। देखिए मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि जो सीट्स अलॉट की जाती हैं हज कमेटी के जरिए हज यात्रियों को, उसका जो प्रोसीजर होता है तो उसमें ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है, यानी कि जो किन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, पहले किन लोगों को सीट अलॉट की जाएगी या पहले किन लोगों का सिलेक्शन होगा। तो पहले जो होगा वो 65 प्लस का होगा, इंक्लूडिंग LWM यानी लेडीज विदाउट महरम। तो 65 प्लस को प्रायोरिटी देंगे पहले ये, फिर लेडीज विदाउट महरम वाले जो कैटेगरी है उसको प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर जनरल कैटेगरी में जो फॉर्म भरे जाते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर उसके बाद कुरानंदाजी में जिन लोगों का नाम आना होगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी जो लोग कुरानंदाजी में जिनका ड्रॉ होना होगा। और उसके बाद वेटिंग लिस्ट वाले हैं, फिर वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, ये वेटिंग लिस्ट चलती है हज कमेटी में, जनरल वेटिंग लिस्ट आ जाती है फिर उसके बाद। तो उसमें कुल मिलाकर के यही है कि भाई सबसे पहले 65 प्लस को सीट्स अलॉट की जाएंगी, उनका सिलेक्शन होगा, फिर लेडीज विदाउट महरम को, फिर जनरल कैटेगरी को। सीधा सीधा इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये एक अहम पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10 है इसके अंदर शॉर्ट हज पैकेज के बारे में। शॉर्ट हज पैकेज पे इंशाल्लाह हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें थोड़ी सी तफसील है और लोगों के मन में बहुत सारे सवालात हैं, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर अलग वीडियो लाएंगे। बस इसके बारे में हम ये बता दें, जो हज कमेटी ने यहाँ लिखा है पॉलिसी के अंदर कि 20 दिन का हज होगा और मैक्सिमम 10,000 सीटें इन्होंने निकाली हैं। 10,000 से अगर एक सीट भी ऊपर गई, 11,000 दरखास्तें लगें या 10,001 दरखास्तें लगें तो वो दरखास्तें कुरानंदाजी में जाएंगी। उन 10,000 का भी पूरा होगा, जो लोग उसमें सेलेक्ट होंगे पहले उनका 10,000 में नाम आ जाएगा, वो जाएंगे 20 दिन के हज में। जो लोग रह जाएंगे वो ऑटोमेटिक 40 to 45 डेज वाले हज में आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें सिर्फ 7 एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन, अहमदाबाद। ये इन्होंने सिर्फ इसके लिए निकाले 20 दिन वालों के लिए। बाकी जो वैसे नॉर्मल जो हज है उसके लिए 17 एम्बार्केशन पॉइंट हज कमेटी तय करती है जहाँ से भेजती है। बहरहाल 20 दिन के हज पर हम इंशाल्लाह अलग वीडियो लाएंगे। इसकी तरह 11वां एक पॉइंट है मेडिकल वैक्सीनेशन रूल्स। ये है कि आपको जब आप हज का फॉर्म फिल करते हैं
उसके बाद आपकी हज कमेटी से मंजूरी आ जाती है, तो उसके बाद हर हाजी को मेडिकल होना है। उस मेडिकल के लिए इन्होंने लिखा है कि 60+ वालों के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग आएगी, उसका सर्कुलर बाद में अलग से आता है, वो आ जाता है तो उसमें आएगी, उसकी लिखा पड़ी कि क्या है, क्या होना है। बहरहाल मेडिकल बनेगा और गवर्नमेंट मेडिकल डॉक्टर उसको वेरीफाई करेगा। ये पॉलिसी में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट डॉक्टर से ही उसको वेरीफाई कराना मैंडेटरी है। और उसके बाद इसी से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट है इसके अंदर कि वैक्सीनेशन, मेनिंजाइटिस और ओरल पोलियो का सर्टिफिकेट लेना होगा। ये देखिए, दो चीज़ों में फ़र्क है। वैक्सीनेशन एक तो है आपकी जो लास्ट में होगी जब आप हज पे जाने वाले होंगे, और एक है मेडिकल का बनना। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। मेडिकल आपका जब बनेगा जब आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद, और वैक्सीनेशन आपकी होगी बाद में जब आप जाने वाले होंगे। उसमें ओरल पोलियो, मेनिंजाइटिस और सीजनल इन्फ्लुएंजा, ये दिमागी बुखार वगैरह के टीके होते हैं, वो लगते हैं। और उसका सर्कुलर अलग से आता है, वो भी इंशाल्लाह जब आएगा वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया जाएगा। इसी तरह से एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं कि जो नॉर्मल हज है 40 to 45 डेज का, उसमें आप किन किन एम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगे। वो 17 एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, सब जानते हैं उससे। श्रीनगर है, गया है, गुवाहाटी है, इंदौर, जयपुर, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ और कन्नूर एयरपोर्ट भी है, कालीकट है। और इसमें यह है कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर दो प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं आपको, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2। तो आपको सेम एम्बार्केशन सिलेक्ट करने की उसमें वो नहीं है, बल्कि आपको 1 में अलग देना है, 2 में अलग देना है। और कंसिडर जो किया जाएगा वो एम्बार्केशन 1 को कंसिडर किया जाएगा आपके लिए, जो आप प्रेफरेंस 1 में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कैंसिलेशन रूल्स। देखिए, हज के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, हज 2026 के लिए आपने हज के लिए अप्लाई किया और उसके बाद आपका इरादा मुलतवी हो गया या आप नहीं जा रहे हैं, तो याद रखिएगा हज कमेटी आपसे कैंसिलेशन फ़ी लेगी। वो कितना लेगी वो बाद में आएगा, उसकी गाइडलाइन। फिलहाल इतना याद रखिए, आपने अप्लाई किया है और आप नहीं जा रहे हैं तो आपको कैंसिलेशन चार्जेस पे करना है, याद रखिए। और सिर्फ 2 कंडीशन हैं जिसमें आपको कैंसिलेशन नहीं देना पड़ेगी, या तो सीरियस मेडिकल कंडीशन हो, आपके साथ कोई इमरजेंसी हो, या फिर आप कोई डेथ का केस आ जाए, तो फिर आपको कोई उसमें पे नहीं करना होगा। इसमें एक चीज़ खासकर और ध्यान रखने की है। मिसाल के तौर पर 4 लोगों ने अप्लाई करा फॉर्म, 2 अलग हैं, चारों लोगों ने एक कवर में अप्लाई करा, 2 जा रहे हैं, 2 नहीं जा रहे हैं। अगर जो 2 नहीं जा रहे हैं, वो याद रखिए कि उनकी कैंसिलेशन की पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगी। जो 2 जा रहे हैं या तो वो पे करेंगे, अगर वो नहीं पे करते हैं जिन्होंने कैंसिलेशन की है, तो इसलिए इसका खासकर ख्याल रखें कि अपने कवर में उन्हीं लोगों को जोड़ें जिनका पुख्ता इरादा हो। और अगर उनको साथ में जिसको भी आप एक दूसरे को अगर अपने कवर में जोड़ रहे हैं, तो एक दूसरे से ये तय कर लें कि भाई अगर कैंसिल करोगे कल को, तो कैंसिलेशन आप अपनी पे करोगे, चाहे वो 4000 रुपये आए, चाहे वो 12000 आए, जितनी भी आए, वो हज कमेटी उसको बाद में लाएगी उस चीज़ को। 14 ऑप्शन है पॉलिसी के अंदर कुर्बानी का। हज कमेटी अपनी जो कुर्बानी करवाती है वो सऊदी गवर्नमेंट को दे देती है वहाँ पर, और सऊदी अथॉरिटीज़ फिर उसको आगे अंजाम देती हैं। KSA अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है वही उसको कुर्बानी कराती हैं। हज कमेटी उन्हीं को हैंड ओवर कर देती है सारा। और इसमें यह भी है कि एक कवर में 4 लोग हैं, तो चारों को या तो यस करना है या नो करना है, यानी आप कुर्बानी हज कमेटी के थ्रू कराना चाहते हैं या प्राइवेट कराना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 कहेंगे नहीं साहब हम हज कमेटी से कराना चाहते हैं और 2 कहेंगे नहीं हम हज कमेटी से नहीं कराना चाहते, ऐसा नहीं होगा, बल्कि सबका एक ही होगा वो ऑप्शन। कवर हेड जो सिलेक्ट करेगा वो सबका माना जाएगा। इसी तरह 15वां पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कि आपका जो है क्या नाम है, आज का जो वहाँ पे आपके डेज हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, कितने दिन आपको वहाँ रुकना है। सऊदी अरबिया में जो आपका क़याम है वो 40 से 45 दिन होता है। इसमें किसी का 40 भी होता है, किसी का 42 होता है, किसी का 45 भी हो जाता है, तो ये होता है। और बाकी जो है शॉर्ट हज का वो 20 दिन का है, वो आपको बता दिया गया है। बाकी शॉर्ट हज पे एक नई वीडियो आएगी इंशाल्लाह। बाकी 16वां एक पॉइंट इसके अंदर इन्होंने लीगल नोट किया है कि HCOI नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर काम करती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का दायरा इस पर नहीं लगता। यानी कि अगर आपको वहाँ पर, आप हज कमेटी से हज पे जा रहे हैं, आपको वहाँ कोई परेशानी आ रही है, कोई सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करा सकते। ये इसमें इन्होंने एक लीगल नोट आगे बताया है। यही चीज़ है जो पॉलिसी है आपके सामने, यही 16 पॉइंट्स है। बाकी इसमें यह है कि चेंजेस होती रहती हैं आए दिन, कुछ ना कुछ नए गाइडलाइन आ जाती है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन आ जाती है, तो वो सर्कुलर के ज़रिए आ जाती है, और वो इंशाल्लाह जैसे जैसे आती रहेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, बारकोड आपके सामने है ये हमारे चैनल का।
यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की जो भी अपडेट्स हैं वो इंशाल्लाह इसको मिलती रहेंगी। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मुझसे किसी भी तरह का हज 2026 से मुताल्लिक़ कुछ भी मालूमात लेना चाहें, फॉर्म भरने में कोई मदद लेना चाहें, तो हम इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।